Hello students. In last lecture we have discussed about some of the concepts related to the respiration. Today we are going to study, we are going to solve some of the MCQs and related concepts again of the respiration. ठीक है? और कुछ क्वेश्चंस हम इसके सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन है in respiration pyruvic acid is. Question number first is in respiration pyruvic acid is. रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड का क्या होता है? ठीक है, ऑप्शंस गिवन इज formed only when oxygen is available, formed only when O2 is available. Second option given is broken down into two carbon fragments and carbon dioxide. Broken down into two carbon fragments. Two carbon fragments and carbon dioxide CO2. ठीक है. Option C given is one of the product of Krebs cycle. In respiration, pyruvic acid is one of the product of Krebs cycle. Krebs cycle. ठीक है. And D option given is a result of protein breakdown. It is a result of protein breakdown. ठीक है, अभी इसमें से हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट है. ठीक है, सारे ऑप्शंस हम चेक करेंगे कि रेस्पिरेशन में जो पायरुविक एसिड बनता है it is formed only when O2 is available. Actually pyruvic acid is the product of glycolysis. ग्लाइकोलिसिस से क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है ग्लूकोज से. ठीक है, तो दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बनते हैं. ठीक है, एक ग्लूकोज से. ग्लाइकोलिसिस को ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है. ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होने वाला स्टेप है. So as glycolysis does not require oxygen, the first option is incorrect. It's formed only when O2 is available. ये तो incorrect हो गया. ठीक है, फिर इसके बाद है कि broken down into two carbon fragments, okay, and CO2. So yes, यहाँ पर CO2 रिलीज होता है. इसके साथ साथ दो कार्बन फ्रैगमेंट यानी दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड यहाँ पर बनते हैं. ठीक है, so this is correct. इसके बाद ये है वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल. तो एक्चुअली ये पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में बाद में एसिटिल कोए के फॉर्म में एंटर करेगा. इसका और क्रेब्स साइकिल का वैसा कोई रिलेशन नहीं, मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल हो ही नहीं सकता है. तो ये तो सबस्ट्रेट ऑफ क्रेब्स साइकिल हो सकता है. तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. इट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोटीन ब्रेकडाउन. तो पायरुविक एसिड जो बनता है वो ग्लूकोज से बनता है. प्रोटीन के ब्रेकडाउन से ये कभी नहीं बनता. प्रोटीन के ब्रेकडाउन से डायरेक्टली एसिटिल कोए बनता है. ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है. सो सही ऑप्शन है ब्रोकन डाउन इनटू टू कार्बन फ्रैगमेंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. ये समझ में आया आपको? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय. नेक्स्ट क्वेश्चन है respiration is characterized by. Respiration is characterized by liberation of CO2, absorption of O2, liberation of CO2, absorption of
CO2, production of energy, and D option is all of these. डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर लिखा है कि रेस्पिरेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सम ऑप्शंस आर गिवन। लिबरेशन ऑफ CO2, तो सही है, लिबरेशन ऑफ CO2 होता है। एब्सॉर्प्शन ऑफ O2, यस, एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 एब्सॉर्प्शन भी होता है। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ये तो होता ही है, रेस्पिरेशन प्रोसेस ही प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए है। सो ऑल द थ्री आर करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड? EMP, decarboxylation and reduction, these are the steps involved in। तो यहाँ पर दिया है EMP, decarboxylation यानी रिमूवल ऑफ CO2 and reduction, these are the steps involved in, ये किसकी स्टेप्स है? यहाँ पर देखने से ही पता चल जाता है हमें कि जो EMP है मतलब ये ग्लाइकोलिसिस है। ठीक है, यानी ये पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन जब होगा तो डीकार्बोक्सिलेशन, पायरुविक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन में एसिटाल्डिहाइड बनता है। एसिटाल्डिहाइड, ये यहाँ पर रिएक्शन होता है। एसिटाल्डिहाइड 2 कार्बन का कंपाउंड है जो बनता है, इसमें CO2 रिलीज भी होता है। ठीक है, और उसके बाद ये रिडक्शन होके, यहाँ पर रिडक्शन होके NAD+ बनता है NADH2 से। तो हाइड्रोजन निकल जाता है बाहर। क्या निकलता है? हाइड्रोजन, जो कि रिडक्शन प्रोसेस है। ये क्या है? रिडक्शन स्टेप है। और रिडक्शन स्टेप होने के बाद यहाँ पर बनता है इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ATP। तो इस तरह से प्रोसेस होता है, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ATP। So this ethanol production occurs by anaerobic fermentation, anaerobic respiration. So this is anaerobic respiration, anaerobic ethanol production. Ethanol fermentation ही है, simply हम उसको ethanol fermentation कह सकते हैं। Options given are aerobic respiration, lactic acid fermentation, aerobic respiration। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ये हो नहीं सकता क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन रिडक्शन इसमें इस सीक्वेंस से स्टेप्स नहीं होते हैं। ठीक है, फिर सेकंड है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, तो मैंने जैसे बताया आपको कि इसमें अल्कोहल बनने वाला है, ये अल्कोहल फर्मेंटेशन है, इथेनॉल फर्मेंटेशन है। फिर दिया है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जब भी होता है CO2 बाहर नहीं निकलता, इसमें निकला है। ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिड बना भी नहीं है इसमें, तो इट इज नॉट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और इसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में EMP के बाद सीधा रिडक्शन होता है। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप नहीं होता है। और डी दिया है बोथ B एंड C, बोथ B एंड C। तो देखो यहाँ पर मैंने जैसे बताया आपको कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, और ये सीधा स्टेप से पता चलता है कि इसमें इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है। तो आंसर इज अल्कोहल। ठीक है, इथेनॉल एक अल्कोहल है, 2 कार्बन का अल्कोहल है इथेनॉल, तो बन रहा है। ये प्रोसेस होता है EMP, डीकार्बोक्सिलेशन रिडक्शन। ठीक है, तो EMP मतलब पायरुविक एसिड बनेगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा उसका तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा, और एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन अगर करेंगे तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी बनता है। सो दिस इज इथेनॉल फर्मेंटेशन, ये इथेनॉल फर्मेंटेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Next question is question number 4, that is glycolysis is the process in which a molecule of glucose is converted into 2 molecules of। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कन्वर्जन 2 मॉलिक्यूल्स में होता है। ठीक है, दो अलग अलग कंपोनेंट्स, 2
मॉलिक्यूल्स में इसका कन्वर्जन होता है। कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं वो? तो जैसे अभी यहाँ बताया मैंने, एएमपी में दो मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बनते हैं? पायरुविक एसिड। तो वही आंसर होगा, पायरुविक एसिड। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं फिर भी। ग्लाइकोलिसिस is the process in which glycolysis is the process in which one glucose molecule is converted into two molecules of, अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो दो मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, ऐसा पूछा गया है ग्लाइकोलिसिस में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। दिया गया है फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, इनॉल पाइरुवेट। तो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो होता है वो पाइरुवेट का फॉस्फोइनॉल डेरिवेटिव होता है। सी ऑप्शन दिया गया है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एंड लास्ट ऑप्शन गिवन इज पाइरुवेट। तो अगर आप ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अगर देखेंगे तो इसमें 10 स्टेप में रिएक्शन होता है। ये सारे इंटरमीडिएट्स हैं, ये सारे बीच में बनने वाले स्टेप्स हैं। फाइनल स्टेप जो होता है वो होता है पायरुविक एसिड या पाइरुवेट। पायरुविक एसिड या इसको पाइरुवेट भी कहा जाता है। ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि दो मॉलिक्यूल्स किसके बनते हैं। तो हमें पता है कि ग्लूकोज एक 6C कंपाउंड है और पाइरुवेट एक 3C कंपाउंड है। तो इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? दो बनेंगे। और फाइनली हमें दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलता है। तो दिस इज द आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पाइरुवेट। ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज one molecule of FADH2 produces over ETC. One molecule of FADH2 produces over ETC। ऑप्शंस दिए गए हैं। एक FADH2 से हमें ETC में कितने मॉलिक्यूल बनते हैं ATP के? सो 8 ATP मॉलिक्यूल्स। सेकेंड ऑप्शन दिया है 6 ATP मॉलिक्यूल्स। सी ऑप्शन दिया है 2 ATP molecules and D option given is 4 ATP molecules. So how many ATP molecules are going to produced from the FADH2? एक FADH2 से हमें मिलते हैं 2 ATPs। कितने मिलते हैं? 2 ATP बनते हैं। देखो इसमें FADH2 अगर होगा तो इसका ऑक्सीडेशन होता है, उसको हम कहते हैं फॉस्फेट लेवल सॉरी एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से मिलते हैं हमें 2 ATP FADH2 से। और अगर NADH2 है तो इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होके मिलते हैं 3 ATP। ठीक है। 3 ATP NADH2 से और 2 ATP FADH2 से। हमें FADH2 से पूछा है तो इसका सीधा आंसर आएगा 2 ATP। ठीक है। सी आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज रेस्पिरेशन कन्वर्ट्स पोटेंशियल और स्टोर्ड एनर्जी ऑफ फूड इनटू। रेस्पिरेशन में फूड एनर्जी जो है, स्टोर्ड एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट होती है? तो क्वेश्चन नंबर 6 इज रेस्पिरेशन कन्वर्ट्स स्टोर्ड
or the food energy into options given are NADH2, FADH2, light and ATP. FADH2, NADH2, C option given is ATP. The D option given is light. डी ऑप्शन दिया है लाइट। ठीक है, तो अब इसमें आप देखेंगे कि FADH2 NADH2 तो बनते हैं, बट बाद में उसके क्या बनते हैं, ATP बनते हैं ETC में। तो फाइनली हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, ATP मिलता है। ठीक है, लाइट का तो कोई यहाँ पर लाइट का कोई यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, क्योंकि लाइट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है, वहां पर उसका यूज होता है, बनता नहीं है। ठीक है, सो एटीपी बनता है, रेस्पिरेशन के पूरे प्रोसेस में एटीपी जनरेट होता है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट, एटीपी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज removal of hydrogen and carbon dioxide from the substrate is called removal of hydrogen and carbon dioxide from substrate। तो कोई सबस्ट्रेट है जिससे CO2 और H2 बाहर निकल रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं, तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, डी कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, सी ऑप्शन दिया है ऑक्सीडेटिव decarboxylation and D option given is decarboxylation and reduction। तो देखो यहाँ पर एट अ टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पर सबस्ट्रेट से वॉट H2 निकल रहा है, उसके साथ साथ CO2 भी निकल रहा है। तो CO2 निकलता है तो इसको डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, और हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो दोनों को मिला के कहा जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो सिर्फ डीकार्बोक्सिलेशन नहीं कह सकते, सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं कह सकते, तो दोनों को मिला के ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोल सकते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन यहाँ पे नहीं होता है, रिडक्शन तब होता है जब हाइड्रोजन ऐड होता है, तो इसको भी हम नहीं ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल दे ऑपरेट्स रेस्पेक्टिवली इन, दो रिएक्शन से, एक है ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल ऑपरेट्स इन रेस्पेक्टिवली, मतलब इनका साइट ऑफ जो साइट है इनका, ग्लाइकोलिसिस साइट, साइट ऑफ रिएक्शन, और TCA साइकिल का साइट वो क्या है। तो हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, और TCA यानी जो क्रेब्स साइकिल है वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स है उसका, उसके अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, ऐसे ऑप्शन हमें आने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे क्या है देखते हैं, साइटोसोल एंड मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, साइटोसोल एंड मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बी ऑप्शन गिवन इज साइटोसोल एंड क्रिस्टे, क्रिस्टे क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सी ऑप्शन गिवन इज साइटोसोल एंड ऑक्सीजोम्स, साइटोसोल एंड ऑक्सीजोम्स ऑफ क्रिस्टे। ठीक है, ऑक्सीजोम्स क्रिस्टे के होते हैं। और लास्ट ऑप्शन दिया है साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट
हो सकता है। जैसे मैंने बताया आपको कि ग्लाइकोलिसिस ये साइटोसोल में होता है, यानी साइटोप्लाज्म में होता है। पीसीए साइकिल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ऑप्शन जो हमें दिया गया है डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। साइटोसोल एंड मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का कोई यहाँ पर कनेक्शन नहीं है। साइटोसोल एंड क्रिस्टे, तो क्रिस्टे जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन होता है, तो इनर मेम्ब्रेन पे ईटीसी होता है, टीसीए वहां पर नहीं होता है। साइटोसोल एंड ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम ये भी क्रिस्टे का पार्ट है, इसलिए ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन देख लो, ग्लाइकोलिसिस टीसीए साइकिल कहाँ पर होती है? साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ईटीसी। ईटीसी कहाँ पर होता है? वो होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यानी क्रिस्टे के ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर ऑक्सीजोम्स होते हैं, उसके ऊपर वो होता है। तो इस तरह से तीनों के जो साइड्स है वो अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। The number of oxygen atoms required to complete the oxidation of pyruvic acid, ठीक है। इसके बाद लेंगे हम हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू ईटीएस। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर produced through ETS are produced through ETS। ETS से कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। ऑप्शंस दिए हैं हमें, ऑप्शंस गिवन आर 34, 36, ठीक है, 34 एटीपी, 36 एटीपी, 30 एटीपी एंड डी ऑप्शन इज 38 एटीपी। देखो अभी यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस में जो नेट गेन होता है वो 2 एटीपी होता है। टोटल हमें जो मिलता है एरोबिक रेस्पिरेशन में वो 38 एटीपी होता है। तो हमें पूछा गया है कि सिर्फ ईटीएस में कितने होते हैं, ईटीएस में, ईटीएस से कितने मिलेंगे। हमें पता है ईटीएस में जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब जो NADH2 फॉर्म हुए हैं और जो FADH2 फॉर्म हुए हैं, इससे हमें जितना एनर्जी मिलेगा वो एनर्जी हमें मिलता है ईटीएस में, ठीक है। ये इससे मिलने वाला जो एनर्जी होता है वो ईटीएस में मिलता है। तो हमें पता है कि ये एक ही मॉलिक्यूल होता है, एक का मतलब ये होता है 2 एटीपी। ओनली 2 एटीपीज आर गोइंग टू फॉर्म इन वन साइकिल ऑफ द क्रेब्स साइकिल। तो 2 साइकिल होती है ऐसी, कितनी साइकिल होती है? 2। तो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 साइकिल होती है। अब NADH2 अगर हम देखेंगे तो टोटल NADH2 कितने फॉर्म होते हैं? तो वो होते हैं लगभग, पायरुविक एसिड 2 बार बनता है, तो 2 पायरुविक एसिड मतलब वहां पर एक NADH2 बनता है। एक पायरुविक एसिड जब बनता है तो 2 पायरुविक एसिड मतलब 2 NADH2, ठीक है। तो NADH2 बनते हैं 2 प्लस एसिटिल कोई भी 2 बार बनेगा तो वो भी 2 बनेंगे, 2 4, और यहाँ पर 3 2 जा 6 मतलब वो 6 बनेंगे, ठीक है। ठीक है, ये 10 हो गए टोटल। सॉरी, ये 1, सॉरी ये भी 1 बनेगा, 1 1 6 मतलब ये 0 8, ठीक है। FADH2 इज 3, FADH2 3 2 जा 6 मतलब ये बनेंगे 24 प्लस 6, तो 24 प्लस 6 इज 30,
So total 30 ATPs are going to form. Why 30 ATPs are going to form? Because NADH2 are 8 NADH2 molecules are going to formed in total glycolysis and Krebs cycle. Total FADH2 formed are 3. 3 FADH2 अगर बनेंगे तो 3 2 जा 6, क्योंकि एक से दो बनते हैं, एक FADH2 से दो ATP बनते हैं, 3 से 6 बनेंगे। अब 8 जो बने हैं NADH2 जो 8 बने हैं, सो 8 3 जा 24, 24 plus 6 is 30 ATP molecules are going to form. Out of 38 ATP molecules, 30 ATP molecules are going to formed in ETS. ETS में 30 ATP molecule बनते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। The common phase between aerobic and anaerobic respiration is, एरोबिक एनारोबिक में कॉमन फेज कौन सा होता है ऐसा पूछा है, ठीक है। द कॉमन फेज, तो कॉमन फेज ग्लाइकोलिसिस होता है। कॉमन फेज इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें कॉमन क्या होगा, कॉमन फेज कौन सा होगा? तो कॉमन फेज के लिए हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस आर TCA, क्रेब्स, ग्लाइकोलिसिस, फोटो रेस्पिरेशन। TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल, सी ऑप्शन गिवन इज फोटो रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी गिवन इज द ग्लाइकोलिसिस। करेक्ट ऑप्शन इज डी, ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि एरोबिक अगर होगा तो भी उसमें ग्लाइकोलिसिस एक पार्ट होता है, एनारोबिक होगा तो भी फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस ही होता है, ठीक है। और ये ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये एक्चुअली विदाउट ऑक्सीजन होने वाला एक स्टेप है। एरोबिक भी होगा तो भी विदाउट ऑक्सीजन ही होगा, एनारोबिक में तो वो विदाउट ऑक्सीजन ही होगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ग्लाइकोलिसिस विच इज कॉमन इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज anaerobic respiration takes place in, anaerobic respiration takes place in, किसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है? साइट बताना है हमें, साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन है, देखो ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप दोनों का ही होता है, एरोबिक एनारोबिक का, साइटोप्लाज्म में होता है। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ग्लाइकोलिसिस वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। क्यों? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो साइटोप्लाज्म में पूरी रिएक्शन होती है, फर्मेंटेशन पूरा साइटोप्लाज्म में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ये साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इट ऑकर्स इन, ऑप्शंस आर राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, ऑप्शंस लिख लेते हैं, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, cytoplasm, and D option given is vacuole, vacuole, ठीक है। अब देखो यहाँ पर राइबोसोम्स हमें पता है प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है, न्यूक्लियस डीएनए, न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और अगर वो यूकैरियोटिक सेल है तो भी न्यूक्लियस जो है वो आरएनए सिंथेसिस का साइट है, वहाँ पर कोई रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होता है। वैक्यूल स्टोरेज यूनिट्स है,
साइटोप्लाज्म है जहाँ पर क्या होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस होती है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। When NADH2 is reoxidized in ATS, how many ATP molecules are formed? When NADH2 is reoxidized, तो मैंने जैसे हमें पहले ही बताया कि NADH2 से कितने ATP molecules बनते हैं। When NADH2 reoxidized in ATS, how many ATP molecules are formed? How many ATPs are formed? तो ये पता है हमें कि कितने होते हैं, 3 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। ऑप्शंस गिवन आर 4 3 6 2, 4 3 6 एंड डी ऑप्शन इज 2। ठीक है, डी ऑप्शन दिया है 2। 2 FADH2 से बनता है, FADH2 से 2 बनते हैं, तो NADH2 से कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है RQ is, that is respiratory quotient is, respiratory quotient is, RQ होता क्या है ये पूछा गया है, रेस्पिरेटरी क्वोशंट। इसका ये आरपी क्या होता है, तो आरक्यू क्या होता है, आरक्यू जो होता है ये रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, so RQ is the ratio of CO2 evolved in the process of respiration and O2 utilized। CO2 का इवोल्यूशन और O2 का यूटिलाइजेशन कितना हुआ है, इसका जो रेशियो है वो कहलाता है रेस्पिरेटरी क्वोशंट। सो ऑप्शंस गिवन आर C by N, C by N, B is CO2 upon O2. Option C given is O2 by CO2 N by C, O2 by CO2, और डी ऑप्शन दिया है C by N, सॉरी N by C, नाइट्रोजन अपॉन कार्बन। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि रेस्पिरेटरी क्वोशंट ये क्या होता है, CO2 O2 का रेशियो होता है। सो रेशियो ऑफ CO2 by O2, CO2 and O2 is called as respiratory quotient। सो दिस इज अबाउट रेस्पिरेशन। ठीक है, इससे पहले भी हमने रेस्पिरेशन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। Did you get this? This is about respiration. In next lecture, we are going to deal with some more concepts and questions related to respiration. Okay?